इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फर्स्ट फेज में गया जिले में चुनाव में औपचारिक प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो चुकी है। गया जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। 9 अक्टूबर को स्क्रूटनी, 12 अक्टूबर को विड्रॉ करने की डेट है, जबकि 28 अक्टूबर को फर्स्ट फेज में मतदान करने के लिए डेट चुनी गई है। गया जिले के अतरी, बेलागंज, गयानगर, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ बारावटी, शेरघाटी, इमामगंज, गरुआ, टिकारी, बोधगया विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आज से महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो मतदाता 80 साल से अधिक हैं और दिव्यांग मतदाता हैं, उनको सहूलियत के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, जिसका फॉर्म संबंधित बीडीओ के यहां आज से 5 अक्टूबर तक भरा जा सकेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम फेज में जो जिले चुनाव को जा रहे हैं, और जिसमें गया जिला के सभी 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव को जा रहे हैं, उसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है और संबंधित रिटर्निंग अफसर के द्वारा पब्लिक नोटिस आज जारी किया गया है। इसके साथ ही जो चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज से ही नॉमिनेशन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अफसर के द्वारा अपने निर्धारित कार्यस्थल पर लिया जा सकेगा। अब यह नॉमिनेशन का कार्रवाई 8 तारीख तक चलेगा और 9 तारीख को स्क्रूटनी होगा और 12 तारीख को इसमें विड्रॉल का डेट रखा गया है और 28 तारीख को इसमें पोलिंग का डेट है, जिसमें कि अतरी, बेलागंज, गया टाउन और वजीरगंज को छोड़कर बाकी सभी जगह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक का पोलिंग टाइम निर्धारित किया गया है और इन 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 बजे से लेकर 6 बजे तक का पोलिंग निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही आज एक महत्वपूर्ण और प्रक्रिया शुरू हो गई है कि जो पोस्टल बैलेट दिया जाता है, पोस्टल बैलेट के लिए जो अप्लाई किया जाता है 80+, 80+ जो हमारे इलेक्टर्स हैं, 80 वर्ष से ऊपर के हैं या जो दिव्यांग वोटर्स हैं, वो भी उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। आज से वो फॉर्म 12D जमा कर सकते हैं। 5 तारीख अंतिम डेट है जब तक वो जमा कर सकेंगे अपने अपने संबंधित वीडियो के माध्यम से। मैं सभी गयावासियों से पुनः अनुरोध करूँगा कि इस प्रक्रिया में भाग लें और जो हम लोगों के लोकतंत्र को मजबूत कराने में अपनी भूमिका अदा करें। सर, आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ और कितना नॉमिनेशन आज हो पाया? अभी तक मेरे पास जो सूचना है 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वजीरगंज में एक नॉमिनेशन हुआ है आज, लेकिन ये आने वाले समय में बढ़ेगा। कल छुट्टी है जो कि हॉलीडे माना जाता है और 4 तारीख को भी हॉलीडे, बाकी सभी दिनों पे नॉमिनेशन है। कितने लोग संहिता लागू होने के बाद कितना आचार संहिता उल्लंघन का मामला अब तक आया गया जिले में?
देखिए, करीब 750 बैनर्स हटाए गए हैं, करीब 425 पोस्टर्स हटाए गए हैं। 2 केसेस में केसेस लॉग FIR हुआ है। और इसके साथ ही जो हमारी एक टीम होती है, FST बोलते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है, जो 78 टीम ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी हैं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, एक्साइज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। 31 SST होती हैं जो फिक्स्ड नाका मैन करती हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। बॉर्डर में जो हम लोगों का चेक पोस्ट होता है, जो एडिशनल लगाया जाता है, वो भी कार्य करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ जो हर एक गाड़ी जो इस बॉर्डर हमारे गया जिला के बॉर्डर में आएगी, या हर एक अन्य व्यक्ति जो इस पूरे जिला बॉर्डर में आएगा, उस पर हम लोग की निगाह रहेगी। सर, नॉमिनेशन के अतिरिक्त कितने कैंडिडेट जाएंगे करने और क्या फीस रहेगी? भारत निर्वाचन आयोग के जो नया गाइडलाइंस है उसके अनुरूप, उसके आलोक में अब ये नामांकन का जो पूरी प्रक्रिया है 2 तरीके से की गई। एक तो आप ऑनलाइन करेंगे, उसको आप भर सकते हैं, लेकिन उसको फिजिकली जमा करने के लिए आपको रिटर्निंग ऑफिसर के पास आना पड़ेगा। और उस रिटर्निंग ऑफिसर, और आप मैनुअली भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते, जो पूर्व में किया जाता रहा। लेकिन पूर्व में जहां 5 लोग अभ्यर्थी के साथ आ सकते थे, कैंडिडेट के साथ, इस वर्ष केवल 2 ही लोग अभ्यर्थी के अलावा आ सकते हैं नामांकन जमा करने के लिए। और पूर्व में जो 3 गाड़ियां आ सकती थी, अब केवल 2 ही गाड़ियां आ सकेंगी। चुनाव आयोग के साथ आज बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए? चुनाव आयोग के द्वारा काफ़ी विस्तार से जो कोविड के लिए जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, चाहे पोलिंग स्टेशंस में हो, चाहे PWD वोटर्स के लिए हो, चाहे 80+ हमारे वोटर्स के लिए, उसके ऊपर चर्चा की गई, उसको समीक्षा की गई। उसके बाद LWE डिस्ट्रिक्ट हम लोग बोलते हैं, जो नक्सल अफेक्टेड है, उसमें सिक्योरिटी क्या व्यवस्थाएं की गई, उसके ऊपर चर्चा की गई। और साथ में ही कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ सकें, इस पूरे कार्य के साथ जोड़ सकें, उसके ऊपर चर्चा की। 10 विधानसभा के लेकर सर मतदान का जो टाइमिंग होगा वो क्या निर्धारित किया? और 10 में से 4 विधानसभा क्षेत्र, जो कि बेलागंज, गया टाउन, वजीरगंज और अतरी, इसमें 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रखा गया है। और बाकी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। काशीपुर में 2 दिन पहले हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे तो उन्हें वहां कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। यहां महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने अग्निकांड के पीड़ित फड़वालों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में दर्जनों फड़ों में आग लग गई थी, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद से कल पूरे दिन पीड़ितों के जख्मों पर लगातार राजनीति होती रही। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना जैसे ही कांग्रेसियों को लगी, कांग्रेसियों ने विरोध मार्च निकालना शुरू कर दिया। ये विरोध मार्च जब कोतवाली पहुंचा तो वहां पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें वहां पर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने कोतवाली में ही अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने अग्निकांड के पीड़ित हर एक व्यवसायी को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, मुख्यमंत्री से मांग की। इसी के साथ युवा कांग्रेसी संजय रावत ने कहा कि अगर 1 हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री ने अग्निकांड के पीड़ित व्यवसायियों को 5 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा नहीं की तो कांग्रेसी आत्मदाह करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। आज देखिए जिस तरीके से एक छोटे से कस्बे काशीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, ये एक बहुत विषम परिस्थितियों में पधार रहे हैं, इसलिए हम लोग अपनी मांगे नहीं रख सकते। लेकिन आज जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु ये है कि जो भीषण अग्निकांड में दुकानदार पीड़ित हुए हैं, उन प्रति दुकानदार को 5 लाख रुपए प्रति दुकानदार का मुआवजा दें, जिससे वो अपनी दुकान को फिर से बना पाएँ, स्थापित हो पाएँ और दुकानदारों के अंदर जो सामान उनका जल के खाक हो चुका उस सामानों को कर पाएँ। दूसरी प्रमुख मांग हमारी उनकी ये है मुख्यमंत्री जी से, जो किसानों का बिल है, किसानों का बिल संशोधित करने के उपरांत ही उत्तराखंड में लागू हो, इससे पहले किसानों का बिल किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में लागू नहीं होना चाहिए। आज मात्र 2 मुख्य बिंदु हैं, बाकी तो काशीपुर एक कस्बे में तब्दील हो चुका है। बहुत सारी मांगे हैं, किंतु आज 2 मुख्य बिंदु के कारण हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि आप इन दोनों मांगों को कहकर जाएं, दुकानदारों को 5 लाख का मुआवजा देकर जाएं, किसानों का बिल जब तक पास नहीं होगा, जब तक इसका संशोधन बिल के अंदर नहीं होगा, तब तक उत्तराखंड में पास ना हो। बाकी फ्लाईओवर की, सड़कों की बहुत सारी ऐसी मांगे जो मुख्यमंत्री से रखने का है, लेकिन दोनों मुख्य बिंदु यदि आज छोटे से कस्बे को ये हमारी मांगों को रख जाते हैं तो हम मानेंगे कि शायद मुख्यमंत्री काशीपुर को छोटे कस्बे से कुछ ऊपर समझते हैं।
अगर मुआवजा नहीं मिलता है दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए, नहीं तो हम चौराहे पे 1 हफ्ते बाद आत्मदाह करेंगे दुकानदारों के लिए हम। झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत खुर्जियों के पास इरगा नदी पर बने नए पुल पर आवागमन शुरू करने को लेकर भीम आर्मी ने प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कोवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम करके पुल निर्माण में अधिग्रहित की गई जमीन मालिकों को मुआवजा देने और पुल को अविलंब चालू करने की मांग की। आपको बता दें कि इस पुल को बने हुए 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इस पुल के निर्माण के दौरान अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पाया है। ऐसे में पुल पर आवागमन को शुरू करने और किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने जाम लगाया। इस आंदोलन का नेतृत्व भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष दीपक दास कर रहे थे। दीपक ने कहा कि जब पुल बन चुका है तो इस पर परिचालन भी शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने पुल पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार-बार हो रही हैं। इसके बावजूद भी स्थानीय सांसद, विधायक और अधिकारियों का इस तरफ ध्यान नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर हमें सड़क जाम करनी पड़ी। इंडिया लाइव 24 के लिए झारखंड गिरिडीह से राजेश राज की रिपोर्ट। आज आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पुराने पुल में इरगा नदी में हम लोग बैठे हुए हैं। नया पुल बन के आज 3 साल हो गया, बन के तैयार है और अभी तक उसका कोई पहल नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ है। और आए दिन ये पुराने जर्जर पुल में दुर्घटना घटते जा रही है। लोग एक ट्रक 26 तारीख को आया जो उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। आए दिन इस गड्ढे की वजह से कई एक 2 पहिए वाहन एक्सीडेंट कर रहे हैं, पैर हाथ टूट रहा है। ये मौत का इस पुल में तांडव सा बन गया है और यहाँ के विधि व्यवस्था चलाने वाले पदाधिकारी, विधायक, सांसद सब चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि नया पुल जल्द से जल्द बनाया जाए, चालू किया जाए और यहाँ के जो किसानों का जो भी ज़मीन का जो मुआवजा है उचित मुआवजा मिले यहाँ के किसानों को। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज रोड जाम किए हुए हैं। ये भीम आर्मी बिरनी के ओर से आज रोड जाम रहेगा। इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाथरस गैंगरेप के विरोध में कश्यप एकता क्रांति मिशन, संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा ने जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मामले के आरोपियों को सजाए मौत देने की मांग कर रहे थे। साथ ही प्रदेश सरकार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में विफल होने का आरोप लगाया और नैतिकता के आधार पर सीएम योगी के इस्तीफे की मांग भी की। संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हाथरस की बेटी के कातिलों को फांसी दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति से यूपी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने के लिए भी कहा गया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। कश्यप एकता क्रांति मिशन का आज ये बहन जो मनीषा कश्यप हाथरस में जिनके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया गया है और इतनी बड़ी उनके परिजनों को बिना बताए उनका दाह संस्कार कर दिया गया। आज ये सरकार फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। योगी जी पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन के अंदर 4 दरिंदगी हो चुकी है, हत्याएं, बलात्कार। माँ बहन इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रदर्शन को करने के लिए आज कश्यप एकता क्रांति मिशन की पूरी टीम, भाई सुमित कश्यप और पूरी टीम आज आई है और सरकार से ये मांग करती है कि जो दरिंदे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी तो हो गई है, उनको 4 दिन के अंदर चौराहे पर लटकाकर फांसी दी जाए। हम ये मांग करने के लिए अभी जुलूस के रूम में डीएम साहब के पास जाएंगे और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। और आज ये समाज में जो योगी जी फेल हो गए हैं, हम फिर मांग करते हैं कि अगर योगी जी पे प्रदेश नहीं संभल रहा तो वो इस्तीफा दे दीजिए। वो सरकार चलाने लायक नहीं है क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। वे दूसरों के बच्चों का दर्द क्या जानेंगे। रात के 3 बजे एक बेटी का बलात्कार होकर उसकी मौत होने के बाद उसके परिजनों को बिना बताए उसका दाह संस्कार हो जाता है। हम इसका विरोध करते हैं। कश्यप एकता क्रांति मिशन इसका विरोध करता है। आज हम डीएम स्तर पर इसलिए आए हैं कि जो हाथरस के अंदर जो पीड़ित महिला बहन मनीषा का रेप किया गया है, दरिंदों ने 5 दरिंदों ने रेप किया है और अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें सजा नहीं हो पाई। उस बहन को न्याय नहीं दिया जा रहा है। इस देश के अंदर चरमचीरा पर बिल्कुल पूरी तरह से मोदी योगी सरकार ने
गुंडा राज पैदा कर रखा है। किसी भी तरीके से किसी बहन कोई बहन सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना बलरामपुर में हुई। बलरामपुर में एक दलित छात्रा का 22 साल की युवती का रेप किया गया, बारी बारी से रेप किया गया, उसके पैर तोड़े गए, जब वो बोल नहीं सकी उसके इंजेक्शन लगाया गया, उसकी कमर तोड़ी गई। ऐसी क्या है गुंडा राज यूपी के अंदर? जो मैं कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से, ऐसा कौन सा गुंडा राज कर रहे हो तुम इस यूपी में? हमारी बहन सुरक्षित नहीं रह सकती है। भीम आर्मी आपसे कहती है कि क्या तो आप सही से हो जाए, माता बहनों की सुरक्षा कीजिए, वरना भीम आर्मी अपनी माँ बहनों की सुरक्षा खुद करना जानती है। ये योगी सरकार को चेतावनी है, ये योगी सरकार को खुली चेतावनी है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर जो बलरामपुर की घटना बहन मनीषा के हत्यारों को सजा नहीं हुई है, तो एक ऐसी कूच होगी जो जिला मुजफ्फरनगर के अंदर हर गली और चप्पा बंद हो गया। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के खाचरोद में जनपद पंचायत की ओर से आजीविका मिशन के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका मकसद बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देना था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस रोजगार मेले में नौकरी पाने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दूर तक पैर रखने की जगह तक नहीं थी। जैसे तैसे भीड़ को नियंत्रित किया गया। आपको बता दें कि मेले में पहुंचे बेरोजगार युवक युवतियों से इंदौर पीथमपुर की कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन लिए गए। साथ ही इन सभी का योग्यता के आधार पर इंटरव्यू भी हुआ। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू क्वालिफाई करने में सफल होंगे, उन्हें इंदौर पीथमपुर कंपनी में लाने ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था भी होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? दुर्गेश बोरासी। क्या करा था आप लोगों ने? बीकॉम फाइनल ईयर। यहाँ किस पर्पज पे आए हैं? रोजगार मिलेगा अवसर में। जॉब के क्लास में आए हैं। कितने वर्ष की एज होगी आपकी? 27। जिला कांग्रेस कमेटी एटा के पूर्व अध्यक्ष राकेश लोधी के नेतृत्व में योगी सरकार का पुतला फूंका और कहा कि हाथरस में रेप पीड़िता की मृत्यु के बाद उसका शव पुलिस वालों ने बीजेपी सरकार के इशारे पर उसके परिवार को नहीं दिया। इसको लेकर आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व अन्य कार्यकर्ताओं व नेताओं पर पुलिस ने बर्बरता की। इसके साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं एवं कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए पूरे दमखम से लड़ेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव को लेकर जब से आचार संहिता लगी है, प्रशासन द्वारा हर दिन इसको लेकर आवश्यक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में आज देर संध्या सदर अनुमंडल सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ आवश्यक बैठक की गई। बैठक में एसडीएम मनीष कुमार और एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश, एएसडीएम अन्नत कुमार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, लिहाजा सभी को इसके बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। कहा गया कि बैठक में चुनाव आयोग द्वारा जो भी प्रावधान है उसे राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया है। बताया गया कि इसके पालन के लिए एसएसटी और एफएसटी की टीम को विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। साथ ही 3 दिनों में अब तक 4 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। जैसे कि वर्तमान में आचार संहिता लागू है, तो उनकी आचार संहिता के प्रावधानों को उनको बताया गया कि आपके व्हाट इज डू एंड व्हाट इज डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके प्रावधानों से उनको अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा जो कोविड-19 को देखते हुए नए कुछ प्रावधान आए हैं, कुछ नॉमिनेशंस में बदलाव किया गया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी गई है, ऑनलाइन फीस जमा करने की फैसिलिटी दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो कैंपेनिंग का मोड बदला है, वाहनों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। सभी प्रावधानों से उनको अवगत कराया गया कि जानकारी का अभाव में उनसे कोई गलती ना हो। और ये नियमित रूप से जो चुनाव आयोग नए प्रावधान देंगे, उनको यहाँ के राजनीतिक दल के जो भी हैं उनके प्रतिनिधियों को उन प्रावधानों से अवगत करा दिया जाएगा और ये नियमित रूप से चलता रहेगा। सर, आचार संहिता का अभी तक कितना मामला दर्ज किया गया और कितने टीम का कार्य कर रही है इसमें? देखिए, अभी एफएसटी और एसएसटी यदि पूरे सुपौल अनुमंडल की बात करें तो कुल 6 टीम एसएसटी की टीम काम कर रही है, जो जिले से लगती हुई महत्वपूर्ण बॉर्डर है। मधेपुरा बॉर्डर पे हरदी चौगारा, सहरसा बॉर्डर पे फरसरमा या फिर सरायगढ़ एक टीम से एसएसटी सरायगढ़ में काम कर रही है। कुल 6 जगह हमारा एसएसटी काम कर रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हर अंचल स्तर पे है। हर अंचल अधिकारी को एफएसटी बनाया गया है। अभी तक यदि केस की बात करें तो अभी तक कुल 28, 29 और 30 की पिछले 3 दिनों में 4 एफआईआर हुए हैं विभिन्न मसलों को लेके। कुछ एक पहला केस हुआ है 28 तारीख को लाउड स्पीकर एक्ट में हुआ है केस, और जो 29 और 30 को हुए हैं केस बहुत पोस्टर और फ्लैग का अनऑथराइज उपयोग किया गया था, पब्लिक प्लेसेस पे उपयोग किया गया था, जिसका कारण उन लोगों पे केस हुआ है। आरजेडी, बीजेपी और लोजपा मुख्य रूप से इन 3 दलों पे केस हुआ है। इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।